जय हिंद। अभी तक आपने यूपी टेट 2026 पेपर 2 एसएसटी के लिए 26 वीडियो आपने देख लिया है। ये आज का क्लास नंबर 27 है, वीडियो नंबर 27 है आपका, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 355 से शुरू करने वाले हैं, जो हम डिटेल से विस्तृत व्याख्यात्मक हल के साथ करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आज का जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है आज का, ये आपके 40% जो प्रश्न है पीवाईक्यू से हैं और 60% जो प्रश्न है पीवाईक्यू के आधार पे उसी के इर्द गिर्द से प्रश्न लिए गए हैं। ये आपके पीवाईक्यू 2019 के पेपर से हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो 2019 का पेपर डाउनलोड करिए और आपको इसमें से 40% से ज़्यादा प्रश्न आपको 2019 एसएसटी के मिलेंगे, यूपी टेट के। साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। मेरे भाई, 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। बताइए, क्या वह समुद्रगुप्त थे, बिंदुसार या अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो मेरे भाई, अगर बात करें सुदर्शन झील की तो आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो विकल्प डी सही है मेरे भाई। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है मेरे भाई। इसका निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार की पहाड़ियों के बीच करवाया था। कई फैक्ट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ये है मेरे भाई कि सुदर्शन झील जो है ना, वो प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग का एक बड़ा उदाहरण है। पहली बात तो ये है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो मौर्य वंश ने करवाया। मौर्य वंश के किस शासक ने करवाया? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। सवाल ये भी पूछा जाए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल ये भी बनेगा कि क्या सुदर्शन झील का निर्माण किसके आदेश पे हुआ? तो ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे। लेकिन मेरे भाई, इसको किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल हुए पुष्यगुप्त वैश्य, उसने इसका निर्माण करवाया। कहाँ करवाया मेरे भाई? तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। अच्छा, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तो कराया ही कराया, लेकिन किस स्थान पे करवाया? तो मेरे भाई, गिरनार के पहाड़ियों पे। ठीक है ना, गिरनार के पहाड़ियों के बीच इसका निर्माण करवाया। किसका? सुदर्शन झील का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भाई सुदर्शन झील का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, आप भी जान लीजिए। साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसे आप जान लीजिए जो जरूरी है आपके लिए मेरे भाई। बात करें अशोक के शिलालेख की, तो सम्राट अशोक के समय यवन राजा तुषास्प ने इस झील की मरम्मत करवाई और सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, वहीं रुद्रदामन का योगदान अगर हम इसमें बात करें तो साथियों, 150 ईस्वी के आसपास शक शासक हुए रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने बिना जनता पर विष्टि यानी बेगार यानी बिना किसी कर लगाए अपनी निजी संपत्ति से, निजी निधि से इस झील के टूटे फूटे बांधों का पुनर्निर्माण करवाया। तो ये आपसे सवाल पूछा जाए कि सुदर्शन झील का बिना किसी अतिरिक्त करके किसने इसका पुनर्निर्माण अपने पैसे से, अपने खजानों से करवाया? तो मेरे भाई, रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है ना। अच्छा, किस शासक, किस वंश से आते हैं? तो शक शासक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें स्कंदगुप्त की, तो साथियों, स्कंदगुप्त काल जो गुप्त काल का 455 से 456 ईस्वी के मध्य रहा, जिसमें भारी वर्षा से फिर ये बांध वापस से टूट गया, जिसे पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने ठीक करवाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त काल की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त पालित ने इसे ठीक करवाया। कौन थे? पर्णदत्त के पुत्र थे। साथियों, अगर हम बात करें अभिलेख की, तो इस झील का क्रमिक इतिहास हमें जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी सुदर्शन झील की अगर जानकारी की बात करें कि यह किस अभिलेख से हमें प्राप्त है ये जानकारी, तो साथियों, जूनागढ़ जो गिरनार में है उसके अभिलेख से प्राप्त होता है ये जानकारी हमें सुदर्शन झील के बारे में, कि क्रम बाई क्रम किसने पुनर्निर्माण करवाया, किसने इसको दोबारा ठीक करवाया, स्कंदगुप्त काल में किसने करवाया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न एक है लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर हैं, तो सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, मेरा उद्देश्य साथियों ये है
कि आपको फ्री में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। चैनल छोटा हो सकता है लेकिन कंटेंट कभी भी मेरा छोटा नहीं होगा। कंटेंट जब भी आपको मिलेगा बड़े से बड़े चैनल के बराबर कंटेंट मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। साथियों, नाम छोटे होने से, चैनल छोटे होने से कंटेंट छोटा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आप ये भी सोचेंगे कि चैनल छोटा है, कम लोग देखते हैं। मेरे भाई, कंटेंट देखिए, कंटेंट बड़ा है, ठीक है ना। जिनके नाम बड़े हैं उनके कंटेंट भी आप देखते होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? आपको बताना है कि पुष्पभूति राजवंश की जो वंशावली है, इनमें से दिए गए किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? क्या वो नरवर्धन है, या राज्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, या फिर आदित्यवर्धन है? तो मेरे भाई, जब आप इसको देखेंगे तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नरवर्धन सही विकल्प हो जाएगा। साथियों, अगर हम बात करें पुष्यभूति वंश की, जिसे वर्धन वंश, ठीक है ना, वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं साथियों, उसी पुष्यभूति वंश के अभिलेख, जैसे आप देखेंगे वांसखेड़ा का अभिलेख हो या मधुबन का अभिलेख हो, उसके अनुसार, ताम्रपत्रों के अनुसार, यानी जो पुष्यभूति वंश के अभिलेख हैं बांसखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्रों के अनुसार, वंशावली का जो पहला नाम आता है मेरे भाई, वो आता है नरवर्धन का। किसका नाम आता है? नरवर्धन का। हालांकि यह एक सामंत मात्र था, ठीक है ना, लेकिन इसी के नाम से इस गौरवशाली राजवंश की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। यह एक सामंत था। नरवर्धन जो थे वह एक इस वंश के सामंत थे, लेकिन आधिकारिक तौर पे इन्हीं के, नरवर्धन के ही शुरुआत से इस वंश की शुरुआत मानी जाती है। किस वंश की? पुष्पभूति वंश की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, पुष्पभूति वंश की। तो अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। इसके वास्तविक जो संस्थापक हुए मेरे भाई, इसके वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन जो है पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। साथियों, उसने महाराजाधिराज की स्वतंत्र उपाधि धारण की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें साथियों हर्षवर्धन की, जिनका शासनकाल रहा 606 से 647 ईस्वी तक, मेरे भाई यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुए, ठीक है ना। इसने प्रयाग में हर 5वें वर्ष महामुक्ष परिषद का आयोजन शुरू किया था। सवाल पूछा जाए, प्रयागराज में महामुक्ष परिषद का आयोजन किस राजा ने शुरू किया और उसका संबंध किस राजवंश से था? तो मेरे भाई पुष्यभूति वंश से संबंध था और राजा का नाम था हर्षवर्धन, ठीक है ना। अच्छा, इनकी राजधानी जो हुई, प्रारंभ में राजधानी थानेश्वर रही, जो कि हरियाणा में थी, जिसे हर्षवर्धन ने बाद में शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे साथियों? कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इनकी रचनाओं से संबंधित, तो मेरे भाई हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद नामक नाटकों की रचना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, सवाल पूछा जाए प्रियदर्शिका या रत्नावली या नागानंद किसने लिखा? तो हर्षवर्धन ने लिखा। साथियों ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने शिफ्ट की? तो हर्षवर्धन ने की। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। इसको आप बहुत ईमानदारी से पढ़िए और समझिए, ठीक है ना। ईमानदारी से पढ़िए। कंटेंट कभी भी मेरा कम नहीं है किसी से भी। मैं प्रयास करता हूं कि आपको कुछ भी ना परोस दिया जाए, वो दिया जाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। साथियों देखिए, मेरा काम चल रहा है, मैं नौकरी में हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैं फ्री पढ़ के आया हूँ कहीं ना कहीं से, उसी चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको कहीं किसी का कोचिंग ना लेना पड़े। साथियों, मैं कोचिंग लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो जिसका मन उसका कोचिंग ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री में ही पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की आवश्यकता है आपको। आपके सामने मैं खुद हूँ, बिना कोचिंग पढ़ा हूँ मेरे भाई, और आज सेलेक्टेड हूँ, पिछले 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े नाम के पीछे मत भागिए, कंटेंट और अपने मेहनत के पीछे भागिए। आप मेहनत करिएगा मेरे भाई, तो सारे बड़े नाम छोटे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न ये है कि अधोलिखित में से
कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? क्या आहार संस्कृति है, कायस्थ संस्कृति है, जारवे संस्कृति है, या फिर मेरे भाई मालवा संस्कृति है? अब आपको ये बताना है कि इनमें से ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में कौन सी सबसे पुरानी संस्कृति है? देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें सही विकल्प की तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायस्थ संस्कृति जो है वो ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों में सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है, कायस्थ संस्कृति। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियों में कायस्थ संस्कृति सबसे पुरानी मानी जाती है, लगभग 2450 ईसा पूर्व। यह संस्कृति मध्य प्रदेश की छोटी काली सिंध नदी के तट पर विकसित हुई थी। यह संस्कृति जो कायस्थ संस्कृति है, कायथा संस्कृति या कायस्थ संस्कृति, वह मध्य प्रदेश की छोटी काली सिंध नदी के तट पर विकसित हुई थी। साथियों, यहाँ के मृदभांडों पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे भी हम जान ले। अगर बात करें साथियों आहार संस्कृति की तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की बनास घाटी में स्थित इसे ताम्बवती यानी तांबे वाली जगह के भी नाम से जाना जाता है, वो है आहार संस्कृति। साथियों वहीं अगर हम मालवा संस्कृति की बात करें तो यह अपनी सबसे सुंदर चित्रकारी वाले बर्तनों जैसे मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है मालवा संस्कृति। साथियों अगर वहीं हम बात करें जारवे संस्कृति की तो यह महाराष्ट्र क्षेत्र में पनपी रही। महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित जैसे दैमाबाद और इनामाबाद जो गांव है वहां ये संस्कृति जारवे संस्कृति पनपी। दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। साथियों ये भी ध्यान रखा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दैमाबाद से। साथियों किस संस्कृति में तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, तो साथियों जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति कहाँ है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र के दैमाबाद और इनामा गांव में, ठीक है ना। अच्छा कुछ महत्वपूर्ण बात है वो भी जान लीजिए। ताम्र पाषाणिक लोग पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे, लेकिन वे ग्रामीण थे, नगरीय नहीं थे। ताम्र पाषाणिक लोग ग्रामीण व्यवस्था में रहते थे, उस समय नगरीयकरण नहीं हुआ था मेरे भाई, नगरीय व्यवस्था में नहीं रहते थे और तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग साथ साथ करते थे, भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और सवाल यह है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 10 गणतंत्र राज्यों में, या फिर 2 शासन तंत्रों में, या 20 गणतंत्र राज्यों में, या 16 महाजनपद और गणराज्यों में। तो मेरे भाई बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तर भारत जो था वह 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। साथियों ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय। साथियों उसके अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। अच्छा अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का चर्चा किया गया है। साथियों मौर्यों ने इन्हीं बटे हुए राज्यों को जीतकर एक विशाल एकीकृत भारतीय साम्राज्य की नींव रखी थी। मेरे भाई कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिए, गणराज्य 16 महाजनपदों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य भी थे, जैसे लिच्छवी जो कहाँ थी, वैशाली में, और शाक्य कहाँ थी, कपिलवस्तु में। साथियों कमेंट करके आप बताइए कि कपिलवस्तु में किस महापुरुष का जन्म हुआ था, बताइए। अच्छा इसकी जो राजधानियों की अगर हम बात करें साथियों तो मगध, राजगृह रही और पाटलिपुत्र, राजगृह या पाटलिपुत्र, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें देखिए मगध की राजधानी कहाँ रही, राजगृह रही, फिर पाटलिपुत्र रही। ध्यान रखेंगे मगध की राजधानी कहाँ रही, जो 16 महाजनपद है मेरे भाई उसमें मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र रही। साथियों कौशल की राजधानी श्रावस्ती रही, वत्स की राजधानी कौशाम्बी रही, गंधार की राजधानी तक्षशिला रही, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रमुख शक्तिशाली जो राज्य थे साथियों, मगध, कौशल, वत्स और आमंती सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली राज्य बनकर के उभरे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। सवाल यह है कि आराम बाग को किस मुगल शासक ने बनवाया था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा
आराम बाग को बाबर ने बनवाया था। विकल्प डी आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए आराम बाग कहाँ स्थित है साथियों, तो आगरा में स्थित है। ध्यान रखेंगे, आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने 1528 में करवाया था। कब करवाया था साथियों, 1528 में। इसे भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन माना जाता है। इसे हस्त वहिस्त और नूरी अफाशा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है ना, नूरी आफशां के नाम से पुकारा जाता है और हस्त वहिस्त के नाम से पुकारा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। अच्छा, बात करें अगर बाबर के स्वभाव की, तो साथियों बाबर को बगीचों का इतना शौक था कि उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं, उसमें भारत के बागवानी पद्धति की आलोचना की और अपनी नई पद्धति शुरू की, जिसे चारबाग पद्धति कहा गया। साथियों चारबाग पद्धति, इसमें बगीचों को 4 समान भागों में नहरों द्वारा बांटा जाता था, जिसे चारबाग पद्धति कहा गया। वहीं बात करें आगरा के महत्व की, तो साथियों बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और जमुना तट पर कई बाग लगवाए, ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बताइए। क्या वह बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, जेके गोखले थे यानी गोपाल कृष्ण गोखले, या गांधी जी थे, महात्मा गांधी। साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें भारत में स्वशासन की, तो साथियों इसकी मांग के लिए 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की, बॉम्बे को छोड़ करके। महाराष्ट्र में की लेकिन बॉम्बे को छोड़ करके कर्नाटक और मध्य प्रांत में हुई थी। साथियों कुछ फैक्ट आप जान लीजिए, अगर हम बात करें होम रूल लीग की, तो एनी बेसेंट का योगदान इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी लीग शुरू की, जिसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ा। कौन सा लीग था, होम रूल लीग। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें उपाधियों से संबंधित, तो इस जो होम रूल लीग थी उसमें बाल गंगाधर तिलक को एक उपाधि मिली। साथियों इसी दौरान तिलक को जनसमूह द्वारा, लोगों द्वारा लोकमान्य की उपाधि दी गई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सवाल पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह उपाधि उनको मिली थी होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। ठीक है ना। वहीं बात करें अगर तिलक की मृत्यु से संबंधित, तो साथियों 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन तिलक का निधन हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उनके सहयोगियों की अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक की लीग के अध्यक्ष थे। किस लीग के, होम रूल लीग के। ठीक है ना। और एनसी केलकर उसके सचिव थे, किसके, होम रूल लीग के। ठीक है ना। जिसकी शुरुआत किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। कब की, 1916 में। कहाँ से की, महाराष्ट्र से, बॉम्बे छोड़ करके। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक तरफ मिशन है, दूसरे तरफ व्यक्ति हैं। किस व्यक्ति ने कौन सी मिशन शुरू की, ठीक है ना, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, जब आप मिलान करेंगे तो मिलान सही जो होगा वो होगा राजा राम मोहन राय का संबंध किससे है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद की देन है। वहीं अगर हम बात करें साथियों दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती की देन है। वहीं एमजी रनाडे की बात करें तो प्रार्थना समाज से इनका संबंध है। तो साथियों सही विकल्प आपका यही होगा। ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक के नाम से जाना जाता है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
और एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। साथियों, वहीं स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 1897 में अपने गुरु की याद में, यानी रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की और रामकृष्ण मिशन बनवाया। साथियों, स्वामी दयानंद की अगर हम बात करें तो 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वहीं महादेव गोविंद रनाडे की बात करें तो उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सवाल पूछा जाए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो महादेव गोविंद रनाडे को इन्होंने प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया और प्रार्थना समाज की स्थापना की। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। बात करें अगर हम सत्यार्थ प्रकाश की, एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे, तो सत्यार्थ प्रकाश यह स्वामी दयानंद सरस्वती की सुप्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें आत्मीय सभा की तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में इसकी स्थापना की थी, किसकी, आत्मीय सभा की। वहीं बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक तो इसकी मूल स्थापना, अच्छा ध्यान रखिए, इसको लोकप्रिय किसने किया, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय करने वाले व्यक्ति महादेव गोविंद रनाडे हैं, लेकिन इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है ना, किसकी स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ाते वक्त थोड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, सतर्क रहता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि भाई एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अब क्या है, मानवीय भूल है, कभी अगर हो जाए तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। साथियों, क्या वह कल्पना दत्त हैं, मैडम भीखाजी कामा हैं, एनी बेसेंट हैं या प्रीति लता वाडेदार हैं। ध्यान रखिएगा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन हम कहते हैं मैडम भीखाजी कामा को, तो इस तरह विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात करें अगर मैडम भीखाजी कामा की तो साथियों ध्यान रखिएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा यह फारसी भारतीय राष्ट्रवादी थी। यह कहाँ की थी, फारस की थी और फारसी भारतीय राष्ट्रवादी थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार माहौल बनाया, जिसके कारण उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मेरे भाई, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कही जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है, भी जान लीजिए। स्टुअर्ट गार्ड झंडा, साथियों 22 अगस्त 1907 की बात है, जर्मनी में उन्होंने झंडा फहराया था, उसमें हरा, पीला और लाल रंग था। साथियों, स्टुअर्ट गार्ड में उन्होंने एक झंडा फहराया था, भारतीय झंडा, जो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में, और झंडे का कलर क्या था, हरा, पीला और लाल, उस वक्त ध्यान रखेंगे आप लोग। और भी कुछ महत्वपूर्ण बात है, वो भी आप जान लीजिए। लंदन प्रवास की अगर हम बात करें साथियों, तो उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर इंडिया हाउस के कार्यों में सहयोग किया था। उन्होंने एक नारा दिया था मेरे भाई, उन्होंने विदेशों में भारतीयों को संदेश दिया और उन्होंने एक नारा दिया, को किसने, मैडम भीखाजी कामा ने, कि आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है ना, मैडम भीखाजी कामा ने कहा था, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो मेरे भाई 4 विकल्प है, क्या वो कल्हड़ है, विल्हड़ है, जल्हड़ है या फिर कालिदास है। मेरे भाई, अगर हम बात करें कश्मीर के इतिहास की, तो 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन कल्हड़ के पुस्तकों में प्राप्त होता है। कल्हड़ जिसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। साथियों, विकल्प बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी जो पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में है। साथियों ध्यान रखेंगे, राजतरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन की पहली वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें 8 तरंग, तरंग का मतलब अध्याय है, और लगभग 8000 श्लोक हैं जो पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो कश्मीर के राजनीतिक इतिहास को सिलसिलेवार तरीके से बताता है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो भी जान लीजिए। अगर हम बात करें विल्हड़ की, तो उन्होंने विक्रमांक देवचरित नामक पुस्तक लिखी, जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठे के जीवन पर आधारित है। ठीक है ना।
वहीं अगर हम कालिदास की बात करें साथियों, तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत का शेक्सपियर हम किसे कहते हैं? कालिदास जी को कहते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मेरे भाई, वह अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघुवंश महाकाव्यम है। ये सब उनके महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। वहीं अगर हम राज तरंगड़ी के अर्थ की बात करें साथियों, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। ठीक है ना, कितने राजा आए गए, उन्हीं के नदी के तरह इसमें संगम किया गया है, समाहित किया गया है। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी मेरे भाई। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश से संबंध है इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। साथियों एक बहुत महत्वाकांक्षी राजा हुआ करता था। वह महान सिकंदर की ही तुलना खुद से करता था, इसलिए उसने स्वयं को सिकंदर ए सानी कहा। और हालांकि अपने मित्र अला उल मुल्क की सलाह पर उसने विश्व विजय का विचार त्याग कर भारत विजय पर ध्यान दिया। साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। अगर बात करें हम दक्षिण विजय की, तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसका सेनापति था मलिक काफूर था, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें दीवाने मुस्तखराज की, तो साथियों भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने इस राजस्व विभाग का गठन किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था। साथियों वहीं बाजार अधीक्षक की बात करें, तो बाजार को नियंत्रण करने वाले अधिकारी को सहनाए मंडी कहा जाता था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगर उसके निर्माण की हम बात करें साथियों अलाउद्दीन खिलजी के, तो उसने सीरी का किला, हजार खंभा महल और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन ने ही बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? मैंने आपको इससे पहले के क्लास में पढ़ाया था ताप व्युत्क्रमण के बारे में, कि किस मंडल में, अच्छा ऐसे सामान्यतः 165 डिग्री ऊपर बढ़ने पे, 165 मीटर ऊपर बढ़ने पे 1 डिग्री तापमान में कमी होती है। ठीक है ना, 165 मीटर अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री तापमान माइनस हो जाता है। मान लीजिए अगर 30 डिग्री तापमान है तो 19 डिग्री हो जाएगा जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तब। लेकिन एक मंडल ऐसा भी है जहां पे ऊंचाई बढ़ने पे तापमान बढ़ता है, घटता नहीं है। उसी से संबंधित प्रश्न है कि ऐसी स्थिति क्यों और कब आती है, आपको बताना है। ताप व्युत्क्रमण, ठीक है ना, क्या बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु की वजह से, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन की वजह से, स्वच्छ और छोटी रातों की वजह से? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब शांत और स्थिर वायु होता है तो ताप व्युत्क्रमण स्थिति उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। सामान्यतः क्षोभ मंडल में क्या होता है मेरे भाई, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, ठीक है ना, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इसे ही हम ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। इसके लिए सबसे आदर्श स्थितियां क्या होती हैं? तो शांत और स्थिर हवा, ताकि ठंडी हवा नीचे जमी रहे, ठीक है ना। अच्छा ऐसी स्थिति सर्दियों की लंबी रातें, ताकि पृथ्वी अधिक ऊष्मा विकिरण कर सके, और मेघ रहित साफ आकाश, ताकि विकिरण आसानी से अंतरिक्ष में जा सके। ये स्थितियां उत्पन्न होती है तब ताप व्युत्क्रमण होता है, ठीक है ना। शांत और स्थिर हवा, सर्दियों की लंबी रातें और मेघ रहित साफ आकाश, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको भी जान लीजिए। ताप व्युत्क्रमण के कारण पहाड़ों की घाटियों में रात के समय पाला पड़ता है, इसे ऋणात्मक ताप ह्रास दर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और कोहरा और धुंध अक्सर ताप व्युत्क्रमण के कारण ही बनते हैं। और साथियों ताप व्युत्करण सबसे ज्यादा समताप मंडल में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल में क्यों होता है? क्योंकि वहीं पे ओजोन परत है, और ओजोन परत में क्या होता है साथियों, सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें आती हैं, वह जो है ओजोन सोख लेता है, और सोखने के कारण क्या होता है मेरे भाई, कि ताप व्युत्क्रमण हो जाता है, यानी तापमान बढ़ने लगता है ऊंचाई जाने पे, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? बताइए।
मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? क्या वह हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, अरावली श्रेणी का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, या फिर तिब्बत के पठार का विस्तार है? तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ध्यान रखेंगे, जब भी हम मेघालय के पठार की बात करें, जिसे शिलांग पठार भी कहते हैं साथियों, वास्तव में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। यह राजमहल पहाड़ियों में मालदा गैप जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसके द्वारा अलग हो गया है। इसमें मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, मेघालय के पठार की खासी पहाड़ियों में ही दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान मासिनराम स्थित है। ध्यान रखेंगे, मेघालय के पठार में स्थित है खासी पहाड़ियों में ही दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान मासिनराम। साथियों, यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नोक रेक है, जिसे गारो हिल्स कहते हैं। साथियों, यह पठार कोयला, लोहा और चूना पत्थर जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पहले देखते हैं, फिर विकल्प देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा आप लोग। हिमनद, भूमिगत जल, पवन या नदी? तो साथियों, बालुका टीका की अगर हम बात करें तो यह पवन उत्तरदायी है। हवा की वजह से मरुस्थल होता क्या है साथियों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानों में जब हवाएं चलती है तो परिवहन और निक्षेपण का मुख्य कारण है। जब पवन के मार्ग में कोई बाधा जैसे झाड़ी या पत्थर आती है तो वह अपने साथ लाए गए बालू के कणों को वहीं जमा करने लगती है, जिससे टीलों जैसी आकृति बनती है। इन्हें ही बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सैंड ड्यून्स कहते हैं या बालिका स्तूप कहते हैं। मेरे भाई कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। अर्धचंद्राकार बालू टीलों को बरखान कहा जाता है। जो बालू टीले अर्धचंद्राकार बन जाती हैं उन्हें बरखान कहते हैं। पवन द्वारा उड़ाई गई महीन धूल जब बहुत दूर जाकर जमा होती है तो उसे लोयस कहा जाता है, लोयस का मैदान कहते हैं। मरुस्थलों में पवन के अपर्दन से बनी छतरी जैसी जो आकृति होती है साथियों, उसे छत्रक शैल कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल? तो मेरे भाई वह है क्षोभ मंडल, विकल्प डी सही है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। साथियों, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की तो वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत ये है। क्यों है? क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई इसकी है। साथियों, वायुमंडल का लगभग 75 से 80% द्रव्यमान इसी परत में होता है। साथियों, कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है क्षोभ मंडल से संबंधित, तो जान लीजिए सभी मौसम की घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा और बिजली कड़कना इसी परत में होती है। साथियों, इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है ना। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूरोसिया धारा या कुराइल का धारा? तो साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यूरोसिया की धारा जो है गर्म जलधारा है। बात करें अगर क्यूरोसिया धारा की तो साथियों यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है जो फिलीपींस के पास से उत्तर की ओर जापान की तरफ बहती है। इसे जापान की काली धारा भी कहा जाता है। बाकी कनारी, लेब्राडोर और कुराइल यह ठंडी जलधारा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें लेब्राडोर धारा तो अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है जो उत्तरी ध्रुव से आती है। गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा है, ये भी ध्यान रखना है। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं साथियों, वहां प्लवक बहुत पाए जाते हैं जो मछली पालन के लिए दुनिया के सबसे अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे ग्रैंड बैंक। ठीक है ना। अगला प्रश्न है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? क्या वह जल परिवहन है, रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है? आप बताइए कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। मतलब अगर आपको सामान एक स्थान से दूसरे स्थान अगर भेजना हो
तो सबसे सस्ता इसमें से क्या होगा? तो साथियों विकल्प ए बिल्कुल ठीक है, जल परिवहन जो है सबसे सस्ता है। क्यों है? दुनिया भर में परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें सड़कों या रेल पटरियों की तरह मार्ग निर्माण और उनके रख रखाव पर कोई खर्च नहीं होता है, ठीक है ना। जल की उत्प्लावन शक्ति के कारण बड़े जहाज़ों को खींचने में घर्षण कम होता है और ईंधन की खपत कम होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बात है वो भी आप जान लीजिए। भारी और स्थूल वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जल परिवहन ही एकमात्र विकल्प है। साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 जो प्रयागराज से हल्दिया है, वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। साथियों, अगर हम बात करें स्वेज नहर और पनामा नहर की, तो यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम जल मार्ग हैं, ठीक है ना। ये सब प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम जल मार्ग हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती नदी है, आप बताना है आपको इसमें से तो कि पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? क्या गंगा है, यमुना है, गोदावरी है या फिर सतलज है? तो पूर्ववर्ती नदी की अगर हम बात करें साथियों, तो पूर्ववर्ती नदी का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी है। मेरे भाई, पूर्ववर्ती नदियां वे होती हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले ही उसी मार्ग पर बहती थी और हिमालय के ऊपर उठने के बावजूद उन्होंने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाए रखा। जैसे सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां इसके प्रमुख उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख उदाहरण है। साथियों, सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर और मानसरोवर झील से निकलती है साथियों, कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। साथियों, अगर हम बात करें सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, तीनों को अंतर्राष्ट्रीय और पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय पूर्ववर्ती नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना नदियां बाद के हिमालयी विकास के दौरान बनी हैं, जबकि सतलज नदी पर ही प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। साथियों, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? बताइए, पृथ्वी के बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? जल मंडल, क्षोभ मंडल, पपड़ी या फिर स्थल मंडल? तो मेरे भाई, पृथ्वी के बाह्य परत को हम पपड़ी कहते हैं, यानी क्रस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के ऊपरी परत को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 मुख्य परतों में बांटा गया है। पहला जो है वो भूप्रपटी है, यानी क्रस्ट है। दूसरा है प्रवार है, यानी मेंटल है। और तीसरा जो है वो कोर है, यानी क्रोण है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सबसे बाहरी ठोस परत को प्रपटी कहा जाता है या क्रस्ट कहते हैं, जिसकी मोटाई महाद्वीपों पर लगभग 30 से 35 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट जो है साथियों मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, जिसे सियाल कहते हैं, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी का सबसे अधिक आयतन 84% मेंटल परत में पाया जाता है, ठीक है ना। जो मेंटल परत है, 84% पृथ्वी का आयतन पाया जाता है। साथियों, पृथ्वी के केंद्र यानी क्रोण को नीफे कहते हैं, क्योंकि इसमें निफिल और लोहा मिक्स होता है, दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अच्छा, ये जो प्रश्न है 2019 के प्रश्न के अनुसार है, बताइए। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 है। ध्यान रखिएगा साथियों, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 इसके आधार पर बढ़ा करके 34 कर दिया, ठीक है ना। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, तो 33 और एक 34, ठीक है ना। मूल संविधान में यह संख्या केवल 8 है, 8 थी, ठीक है ना। मूल संविधान में यह संख्या कितनी थी? 8 थी। 1 और 7, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी जान लीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। आप सभी जानते हैं कि
जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। भारत के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं वही सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी जो सीजेआई हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? बताइएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ मेरे भाई? 1 दिसंबर 2014, नवंबर 2015, दिसंबर 2015 या नवंबर 2014? सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी नवंबर 2014 में। साथियों, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में म्यांमार में हुए भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इसे और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक समझौते को और मजबूत करना। ठीक है ना? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य केंद्र बिंदु पूर्वोत्तर भारत का विकास है। यह नीति कनेक्टिविटी, व्यापार और संस्कृति पर आधारित है। साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वीएन राव। ठीक है ना? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर वीएन राव। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, सर वेनेगल नरसिम्हा राव, जिसे बीएन राव के नाम से जाना जाता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने ही संविधान सभा का प्रारंभिक प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पर बाद में प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ने चर्चा की थी। ठीक है ना? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने ही इस पे चर्चा किया था। अच्छा, तैयार किसने किया था? तो उसे सर बेनेगल नरसिम्हा राव ने यानी बीएन राव ने तैयार किया था। अगर वहीं हम बात करें साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर वहीं हम बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। वहीं हम बात करें के एम मुंशी की, तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, और बीएन राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बीएन राव जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो साथियों यह है प्राक्कलन समिति। विकल्प सी सही है, ध्यान रखेंगे। बात करें प्राक्कलन समिति की, तो मेरे भाई भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य बजट में अनुमानित व्यय की जांच करना और सरकारी फिजूल खर्ची को रोकने के सुझाव देना होता है। ठीक है ना मेरे भाई? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। बात करें लोक लेखा समिति यानी पीएससी की, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सवाल पूछा जाएगा, जुड़वा बहन किसको कहते हैं, किस समिति को? तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को। ठीक है ना? इन समितियों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है केवल 1 वर्ष होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? बताइए, संविधान के 73वें संशोधन में कौन सा विषय सम्मिलित है? देखिए, कह रहा है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर निगम। तो मेरे भाई 4 विकल्प है आपके सामने। ए और बी दोनों सम्मिलित हैं, ए बी सी तीनों सम्मिलित हैं, या ए और सी से सम्मिलित हैं, या ए और डी सम्मिलित हैं। देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ए बी सी ये तीनों सम्मिलित हैं। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। जबकि नगर निगम
74वें संशोधन संविधान संशोधन जो कि शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बात है वो भी ध्यान रखिए। बात करें साथियों, अगर 73वें संशोधन की, तो साथियों 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है ना। पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। भारत में पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करें तो यह केंद्र को प्रदान की गई है, विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। देखिए संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है ना। अच्छा, बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में बंटवारे की गई है तीनों सूचियों को, यानी संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। वे विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। उन्हें आर्टिकल 248 के तहत इन शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। साथियों कुछ महत्वपूर्ण बात है वो भी आप जान लीजिए। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया है। साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान, सुरोगेसी जैसे नए विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। मेरे भाई अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, जबकि भारत में यह केंद्र के पास होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया। बताइए, ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में लाया गया, विकल्प डी सही है। देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र कहीं भी नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। इन्हें सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, कितनी थी, 10 थी। मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है, 1959 में। ध्यान रखेंगे भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान। कुछ और महत्वपूर्ण बात है वो भी जान लीजिए। भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही पंचायती राज का गठन शुरू होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने की 1957 में। वहीं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना। तो ये रहे आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले प्रश्न से ही प्रेरित होकर के हमने इसमें किया है। देखिए अगर कोई प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ये समझिए कि वो प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं चाहता कि आप उस प्रश्न को स्किप कर दें या भूल जाएं। तो मेरे भाई ये आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।